નમસ્કાર, હું આપનો અરવિંદ. આપ જોઈ રહ્યા છો જનાદેશ ન્યૂઝ. શખ્સિયતના પ્રાયોજક છે સુશીલા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ, જેઓ સમાજ હિત માટે કરી રહ્યા છે કાર્યો, અને સહપ્રાયોજક છે યુઆર પબ્લિસિટી. કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત માટે સંપર્ક કરો. અને જનાદેશ ન્યૂઝનો લોકપ્રિય કાર્યક્રમ એટલે કે શખ્સિયત, અને શખ્સિયતમાં તમામ દર્શકોનું સ્વાગત કરું છું. આજે એક એવા વ્યક્તિની સાથે વાત કરવાની છે, એવા વ્યક્તિને મળવા જઈ રહ્યો છું કે જેઓ રાજસ્થાનથી તેમનું જન્મસ્થળ જ રાજસ્થાનથી આવે છે, અને સુરતમાં તેમણે હવે પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી અને સામાજિક સેવા રાજસ્થાન અને સુરત બંને જગ્યાએ બાખૂબી નિભાવે છે. એવા નરપતસિંહજી સુંડાવત આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં છે, ત્યારે તેમની સાથે કેટલીક વાતો કરીશું. સ્વાગત છે नरपतसिंह. नमस्कार, लोकतेज समाचार को मेरी तरफ से। क्या कहेंगे जिस तरह से आप राजस्थान से आए और यहाँ पे सूरत को कर्म भूमि बना के धीरे धीरे आगे बढ़े, क्या सामाजिक क्षेत्र में आपका योगदान रहा? मैं पहले जोधपुर यूनिवर्सिटी से बीए किया था, उसके बाद मैं सूरत आया था मेरे अंकल के पास में. आने के बाद मैंने यहाँ का जो वातावरण देखा गुजरात का, और गुजराती जो समाज है उसकी जो मैंने देखा, समाचारों के उनके काम देखे मैंने, और लोगों की विचारधारा देखी, तो उससे मैं प्रभावित हुआ. और दूसरी बात क्या, राजस्थान और गुजरात एक ऐसा देश है जो एक कहते हैं ना दूध के अंदर शक्कर मिले, इस तरह का एक राज्य, दोनों राज्य थे, बॉर्डर भी था. तो मैं आने के बाद मैंने जाके यहाँ का कल्चर देखा, वातावरण देखा, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ सेट हो जाना चाहिए. तो मैं यहाँ पर एक छोटा व्यापारी के तरीके चालू किया. मैंने एक किराना का व्यापार चालू किया, और उसी से धीरे धीरे मैं लोगों के बीच में रहा. और मैं व्यापार भी ऐसी जगह चालू किया जहाँ एक नॉर्मल पब्लिक रहती थी, मिनिमम पब्लिक, जो 50-100 रुपये में अपना घर चला. मैं जब 20 साल पहले आया था तो 50-100 रुपये में एक परिवार घर चला लेते थे. 5 रुपये का दूध, 5 रुपये की शक्कर, ऐसा करके एक मिनिमम परिवार. तो मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें देखी कि आदमी, एक बड़ा इंसान कैसी ज़िंदगी जीता और एक निम्न परिवार कैसी ज़िंदगी जीता है. तो चलाने वाले लाखों से भी चला लेंगे, और एक गरीब परिवार वो 100 रुपये से भी चला लेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकताएँ छोटी होती थी, और चलाते अपना जीवन है ही है. तो इसी हिसाब से धीरे धीरे मैं आगे एक्सपीरियंस बढ़ाता गया, लोगों के अंदर बीच में रहा. तो मुझे लगा धीरे धीरे ऐसा कि भाई कि मुझे भी कुछ जीवन में आगे करना चाहिए. तो मैंने अपना व्यापार है धीरे धीरे आगे किया. फिर मैं काफ़ी लोगों के साथ जुड़ा. ऐसा था कि मैं जब भी कहीं जाता था तो मुझे लगता था कि अपने परिवार भी है यहाँ, लोग रुके हुए. क्योंकि मैं जिस जगह, जिस गली, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में जाता, तो राजस्थानी समाज मुझे कहीं न कहीं धंधे के रूप में वो मिल जाते थे. कोई मोबाइल का होगा, किसी का इलेक्ट्रिक का था, किसी का कपड़ा का व्यापार था. फिर मैंने और भी देखे इससे आगे, क्योंकि समाज सेवा भी काफ़ी हमारे यहाँ कम से कम 300 के करीब राजस्थानी समाज की छोटी बड़ी संस्थाएं हैं. तो मैं संस्थाओं के साथ भी जुड़ा भी धीरे धीरे. तो मैंने मेरे व्यापार के साथ में मैंने ये भी सोचा कि समाज भी कुछ है जिसमें कुछ करना चाहिए. तो मैंने धीरे धीरे सामाजिक स्तर पे आगे बढ़ा, फिर चलता रहा जीवन में, और कर ही रहा हूँ अभी भी. बिल्कुल, राजस्थान समाज का, और ख़ास करके अभी सूरत में तो पूरे राज्य में से और राजस्थान से भी पूरे समाज के लोग इकट्ठे हुए, और यहाँ पे एक अच्छा खासा बिजनेस कोई ना कोई जगह पे, हर क्षेत्र पे अपना योगदान दे रहा है, और समाज को कंधे से कंधा मिला के लोग आगे बढ़ रहे. लेकिन जब आप राजस्थान से सूरत आए, तब का सूरत और अभी का सूरत, क्या डिफरेंस, फ़र्क देखते हैं आप? फ़र्क तो ये देखता हूँ कि पहले विकास नहीं था सूरत के अंदर. मैं जब भी कहीं जाना होता था ना, रास्ता, रोड, गटर, पानी, ये सब सुविधाएं नहीं थी. दूसरी बात क्या ना, कि अगर आपको कहीं जाना होता था ना, क्राइम भी ज़्यादा थे. दूसरी बात है, सेफ नहीं थे. अब पहले आप पैसा लगाते थे, लोगों को विश्वास नहीं था. लेकिन जब से मैंने यहाँ आकर देखा, मैं जब आया ना 2000 के अंदर आया था, उसके बाद में मोदी साहब जब मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तभी उन्होंने धीरे मेरे आँखों के सामने सब हुआ. मैं जो जगह देखा था ना. और दूसरी बात क्या, ये मिनी भारत है सूरत एक. तो यहाँ सब तरह के लोग रहते थे, यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, झारखंड में 36 तरह रहते थे. फिर क्या, जैसे जैसे देखा ना, तो जैसे लोगों का, मोदी साहब ने एक बताया ना, गुजरात को मॉडल बना लिया था. और हमारी आंखों से मैंने देखा ये मॉडल के. मैं क्योंकि मैं जहाँ रहता था ना, वो झोपड़पट्टी इलाका था. तो झोपड़पट्टियों में क्या क्या कमी होती थी, पानी की होती थी, गटर की होती थी, सब समस्याएँ होती थी. फिर मैं बाहर निकला तो मोदी साहब जैसे बने, जब यहाँ कोऑपरेशन में बीजेपी की सरकारें आई, तो मैंने देखते धीरे धीरे डेवलपमेंट में होते होते आज गुजरात के अंदर उस समय प्रॉपर्टी का भाव बहुत कम था. आज प्रॉपर्टियों का भाव बढ़ने का कारण ये हुआ कि इसमें विकास हुआ, सुविधाएं मिली. इस कारण से क्या ना, ये गुजरात के अंदर पहले और अभी में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया. और इसका क्या कारण क्या है कि मोदी साहब ने गुजरात को जिस तरह से बनाया ना, उसे काबिल तारीफ़ था, और उससे हम सीखे भी हैं. क्योंकि मैं जब राजस्थान से यहाँ आया ना, तो मैंने देखा यहाँ आने के बाद में यहाँ
वो काफ़ी कमियां थी, लेकिन धीरे धीरे कमियां बढ़ती रही और आज मैं हमें भी कुछ नहीं लेके आया था। मैंने अपना व्यापार 50,000 में चालू किया, तो आपके आशीर्वाद से अभी बहुत अच्छा व्यापार भी है। इसका कारण क्या होता है कि आप जिस जगह रह रहे हो ना, अगर वहाँ का वातावरण और उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, कोई चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो आपकी भी डिमांड बढ़ने वाली। जिस तरह से व्यापार बढ़ा और सुविधाएं बढ़ी, मोदी साहब ने अच्छे से, जैसे रेल सुविधा लगा दो आप हैं, पानी की सुविधाएं हैं, बसों की सुविधाएं हैं, उसके बाद में रास्ता है, रोड है, सारी चीज़ें अच्छी हुई। तो इसके कारण क्या व्यापार और प्रगति तो हुई है, सभी की हुई है, मेरी के साथ साथ क्या पूरे भारत। और राजस्थान से तो यहाँ आते हैं ना, तो मैंने कहा ना, मेरी कर्म भूमि छोड़ के, मैं जन्मभूमि छोड़ के कर्म भूमि में आया ना, तो मैं यहाँ जैसे महसूस नहीं हुआ मुझे कभी जीवन में कि यार मैं कहाँ हूँ। मैं तो यही सोचता हूँ कि अभी भी मैं राजस्थान में हूँ। इसका कारण क्या है, गुजरात एक शांति प्रिय राज्य है और यहाँ है भाईचारा है, शांति है, सुकून है, सब कुछ है। जो भी हुआ वो मोदी साहब ने यहाँ आने से पहले हो चुका था, लेकिन मोदी साहब जब से आए ना, दूसरा मैंने ये भी जीवन में देखा है कि मोदी साहब की जो टीम थी ना वर्कर करने की, तो कहते हैं ना, आदमी जब खुद अच्छा होगा तो उसका पूरा परिवार अच्छा होगा। और काम करने की उनकी 24 घंटे की दानत थी कि मेरी गुजरात को मुझे क्या बनाना, और वही सोच लेकर के जब केंद्र में गए तो आज पूरे भारत को भी उसी दिशा में ले जा रहे। फिर मैंने ये राजनीति के अंदर जीवन में ये विचार किया, मैंने को मुझे भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि अपन किसी को देखते हो तो उसको गुरु मानते ही हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस था, मैं टीवी देखता था, मोदी साहब के भाषण सुनता था, पेपर देखता था, तो उससे मुझे भी एहसास हुआ कि मुझे भी जीवन में एक सिर्फ अपना पेट भरने का, अपना परिवार चलाना इतना सीमित रह करने मेरा इरादा नहीं था। तो मैं बुद्धिजीवी इंसान था, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी जीवन में सामाजिक सेवा, राजनीतिक क्षेत्र में जाना चाहिए, और वो आया मैं यहाँ तक। और नरपत जी की धीरे धीरे बिजनेस की और समाज की सेवा करते करते राजनीति में और ख़ास करके बीजेपी में वो प्रेरणा, और बीजेपी में आने का मकसद, और बीजेपी में अब का क्या मकसद है आपका? मेरा एक बात बताऊँ कि मैं जब समाज से जुड़ा ना, तो मुझे समाज में काफ़ी दिक्कतें आती थी। क्या होता था, कभी कुछ देखो तकलीफ तो आती है आदमी को। क्या होता है, हम बिजनेस लेके बैठे हैं, बिजनेस में हो या कोई भी कार्य के अंदर, तो दुविधाएं तो आती है। तो मैं यहाँ सूरत में आया, नया था, तो मैंने CR पाटिल साहब को अपना जो गया 1-2 बार, और मैं वहाँ जाने के बाद जब उन पाटिल साहब का काम देखा ना, तो मैं प्रभावित हो गया और मुझे लगा कि मुझे भी पाटिल साहब के साथ जुड़ना चाहिए। इसका कारण क्या था कि पाटिल साहब के यहाँ लोग रोते रोते जाते और हंसते हंसते आते। पाटिल साहब की मैं एक विचार था कि जब मैं वहाँ सामने बैठता था ना, तो उनके पास जो लोग आते थे, फरियाद करते थे, तो लोगों की जो फरियाद, कोई इंसान दुखी हो गया किसी पाटिल साहब के पास या कोई भी इंसान के पास जाता है और उसका दुख दूर हो जाता है, तो वो इंसान आपसे जुड़ जाता है, और वो जो दुआ देता है ना, वो दुआ आपकी कहीं व्यर्थ नहीं जाएगी। तो मैं पाटिल साहब के साथ जुड़ता गया, क्योंकि मैं जब आया ना, तो कहते हैं ना, प्रांतियों का कोई आका नहीं था, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर नहीं था। इसका कारण था कि हम परप्रांति थे, व्यापार करो और अपना काम धंधा चलाओ, बाकी कुछ होता नहीं था। तो हमारी कुछ समस्याएं होती थी, जैसे वेरा बिल की समस्या, 2 पानी की समस्या हो, कोई पुलिस डिपार्टमेंट में समस्या, तो ये सारी समस्या हम पाटिल साहब के पास लेके जाता था मैं, क्योंकि समाज मुझे बोलता था, मैं सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा था, समाज से जुड़ा था, तो मुझे बोलता मैं पाटिल साहब के पास जाता। और पाटिल साहब ऑन द स्पॉट, मैंने वहाँ एक है ना, पाटिल साहब का काम ऐसा है ना कि वो कल आओ, परसों आओ, कल आना, ये बात नहीं थी। उनके सामने जो भी गया ना, ऑन द वे स्पॉट होता। उससे क्या होता था कि आदमी को संतुष्टि हो जाती थी। दूसरा कि पाटिल साहब से मैंने ये सीखा है कि वहाँ जाने के बाद आदमी को बैठेंगे, दुखी इंसान आता है किसी के पास में, आप उसको बिठाओ, पानी पिलाओ, उसकी फिर बाद में उसको काम पूछो ना, तो आदमी का काम नहीं भी होगा ना, तो उसको आधी संतुष्टि तो उसमें मिल जाएगी। तो हमारा तो जीवन में मेरा लक्ष्य सबसे बड़ा और ज़्यादा जुनून कैसे हो गया कि मैंने पाटिल साहब का जो काम की पद्धति देखी, फिर उसके बाद में मैं जब पाटिल साहब के साथ के बाद में मैं जब आया नीचे, तो आया तो उनके ही साथ में रहने वाले हमारे सबसे, कहते हैं ना, गुरु मानता हूँ मैं उनको अभी भी, छोटू भाई पाटिल साहब को देखा। तो उनका भी ये क्या ना, वो एक धीर, गंभीर और आज़ाद प्रवृत्ति के लोग थे। तो मैं जब भी उनसे मिलता था ना, उसके पास कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ, लेकिन कभी उन्होंने मुस्कुरा के सबको जवाब दिया। और कभी मैंने ये देखा कि कितना भी वैसा नहीं था, किसको भले किसी को भी फ़ोन करना होता ना, तो छोटू भाई या पाटिल साहब ऐसा नहीं बोला कि मैं इसको फ़ोन नहीं करूँ। वो उनको कलेक्टर को लगता तो भी करना पड़ता था तो करते थे, कमिश्नर को करना पड़ता तो भी करते थे, किसी नेता को करना था, मंत्री को करना, जिसको भी, अगर जिसकी सेवा के जिसके अनुरूप जो कार्य करना होता था, वो पाटिल साहब और छोटू भाई दोनों करते थे। तो मुझे ज़्यादातर जो प्रेरणा राजनीति के क्षेत्र के अंदर मिली ना, तो मुझे अंबानगर से मिली, और दोनों जनों को मैं आज भी गुरु मानता हूँ और आने वाले समय में भी मानूंगा। इसका कारण क्या है कि जब आदमी की काम करने की पद्धति होगी ना, तो आपको जनता, आज पाटिल साहब इतने वोटों से जीतते हैं, ऐसे ही नहीं जीतते। इसका कारण क्या है कि उनको काम करने की पद्धति है, इसलिए हम ऐसे इंसान के साथ के जुड़ के मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। नरपत सिंह जी, आप देखते हैं गुजरात की राजनीति की हम अगर समीक्षा करें और राजस्थान की,
तो कहीं ना कहीं और डिफरेंस। और जहाँ तक मुझे याद है आपने एक चुनाव राजस्थान से भी लड़ा था। लड़ा। क्या कहेंगे राजस्थान की राजनीति में और यहाँ गुजरात की राजनीति में? देखो, राजनीति राजस्थान के अंदर की प्रकृति का नियम है कि वहाँ पर 1980 के बाद में एक समय बीजेपी सरकार देगी, दूसरी बात कांग्रेस सरकार देती है। और दूसरी बात क्या, वहाँ की जो, अगर आप बाहर रहते हो और वहाँ जाकर के आप चुनाव लड़ोगे ना, तो वहाँ की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। क्योंकि इसमें क्या कारण होता है कि जो वहाँ लोगों में मानसिकता क्या रहती है, ये तो बाहर रहते हैं, हम यहाँ लोकल हैं, आपको ये तो चुनाव लड़ने आए हैं, लड़के वापस चल जाएंगे, तो इस तरह की मेंटेलिटी होती है। दूसरा बात क्या, वहाँ पर भी जो हमारे जो थे ना, भैरू सिंह जी शेखावत थे, उसके बाद में हमारे जो मुख्यमंत्री आए, वसुंधरा जी भी आए, उसके बाद में जो भी, लेकिन क्या होता है कि आपकी राजस्थान की जनता इतनी मतलब शालीन है कि जैसे ही आपको लगेगा कि आप काम नहीं कर रहे हो, वो सीधा बिठा देगी साइड में, भले ही सरकार किसी की भी हो। और वहाँ पर क्या होता है कि आपको एकाधिकार नहीं देते हैं। एकाधिकार नहीं देने का कारण क्या, आप जितने कुर्सी पे जम के बैठोगे उतना काम नहीं होगा। तो इंसान को डर होना चाहिए। मैं बैठ गया, मैं 25-30 साल बैठ गया हूँ, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मैं बैठा नहीं, वो जनता बैठाने नहीं देती। रही गुजरात की राजनीति, तो गुजरात की राजनीति के अंदर मैंने ये देखा, राजस्थान के वो कोई भी स्टेट में किसी के ये नहीं कहता, लेकिन गुजरात के अंदर आप किसी को भी फ़ोन करिए, चाहे कॉर्पोरेटर से लगा करके, एमपी से लगा के, एमएलए से लगा के, मंत्री को, आपका फ़ोन उठाया जाएगा और आपकी बातें सुनी जाएगी। ये मुझे पद्धति अच्छी लगती है। दूसरी बात, जब मैं यहाँ आया ना, तो मैंने पाटिल साहब के जो काम देखा ना, तो मैंने मोदी साहब को भी पाटिल साहब के लिए पत्र लिखा, उसके बाद जेपी नड्डा साहब को भी लिखा, मैंने अमित साहब को भी लिखा कि ऐसे सांसद को आपने चुना है ना, इस तरह के अगर सब सांसद बन जाएंगे तो भारत के अंदर मैं ये बोलता हूँ कि हज़ारों 100 साल तक तो बीजेपी की सरकार कहीं हटने वाली नहीं। तो राजस्थान के अंदर भी क्या है कि सरकार बीजेपी की है, लोग वहाँ कहते हैं ना, भारत तो राजस्थान की संस्कृति तो वैसे ही जानी पहचानी लगती है, पूरे भारत के अंदर इतिहास ही राजस्थान का ही है। वहाँ पर लोगों के अंदर खान पान, रहन सहन, संस्कृति, संस्कार जिस तरह से गुजरात का अंदर है ना, मैंने बताया ना आपको कि एक मिनी भारत है गुजरात। और हमने तो जब राजस्थान छोड़ के गुजरात आए तो अभी भी महसूस नहीं होता है कि हम लोग गुजरात बैठे, हमें तो ऐसे ही लगता है राजस्थान, क्योंकि यहाँ सुबह बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, सुबह राजस्थान चले जाते हैं, राजस्थान से सुबह बैठते हैं, शाम को इधर आ जाते हैं। तो इसे हमें लगा ही नहीं कभी हम परप्रांतीय हैं या बाहर बैठे हुए हैं। हम सालों से देखें तो राजस्थान में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, लेकिन 5 साल के बाद जो सरकार वहाँ की बदल जाती है, तो वो कहीं ना कहीं, और गुजरात में एक तरफा जिस तरह से चल रहा है वो चल रहा है। लेकिन वहाँ पे तो राजस्थान में बिल्कुल लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे तो अभी ने बोला उसी हिसाब से कि घर बैठा देंगे, और यहाँ पे काम करो या नहीं करो बीजेपी चलता है। इसका कारण, इसमें ऐसा कारण नहीं है। मैंने बताया नहीं कि यहाँ गुजरात एक ऐसा राज्य है ना, जहाँ मोदी साहब ने ऐसा काम कर दिया। और दूसरी, मैंने भी आपसे पहले भी क्या जिक्र किया था कि यहाँ छोटा सा बड़ा आदमी की बात सुनी जाएगी। पाटिल साहब की, ये मैंने अभी आपसे उदाहरण क्यों दिए पाटिल साहब के, कि आदमी 7-8 साल से, पाटिल साहब गए टाइम 6,81,000 जीते, अब की बार 7 लाख से ऊपर जीते। तो ये जीतने के जब कुनबा कब बढ़ेगा आपका, जब आप काम करोगे, उस तरह की लाइन चलाओगे तो आपका कुनबा बढ़ेगा, नहीं तो आप वो उसमें मैनेज हो जाओगे। तो गुजरात के अंदर तो क्या ना कि राजनीति के मोदी साहब ने जो भी आए ना, मोदी साहब आए, पाटिल साहब आए, भूपेंद्र पटेल जी आए हैं, उसके बाद विजय रूपाणी जी आए, जो भी आता है ना, मुख्यमंत्री आवे या राज्य मंत्री, हर्ष भाई भी संघ भी आए हुए हमारे, तो क्या होता है कि यहाँ काम करने की लोगों की पद्धति है। और देखो, आदमी को सबसे ज़्यादा, मैंने पहले भी बताया ना, आदमी को काम से ज़्यादा उसकी क्या है, इज्जत ज़्यादा प्यारी होती है। यहाँ आदमी को सम्मान मिलता है। आप आइए, मैंने भी कहा ना, पाटिल साहब के यहाँ जाने से पहले आदमी को चाय नाश्ता, फिर बाद में उससे पूछता है। और जब इंसान का काम हो जाता ना, तो वो आपका कभी उपकार नहीं भूलेगा। इसका कारण क्या है, उसको चाहिए क्या, आवश्यकता तो देखो, आप दे रहे हो, अच्छा पानी दे रहे हो, अच्छी लाइट दे रहे हो, अच्छी सुविधाएं दे रहे हो, तो आदमी को, गुजरात की एक संपन्न राज्य, आप कहीं भी रोडें देखो, लाइटें देखो, यहाँ 24 घंटे लाइटें रहती है। अभी राजस्थान के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, सरकार आती है कांग्रेस की, कुछ करती नहीं, उल्टा सीधा। अभी भी वो फ्री में लाइट देते थे, तो मैंने मेरे गाँव के एक दोस्त था, उसको फ़ोन किया, मैंने बोला यार तुम्हारे, वो कांग्रेस ही था, तो मैंने फ़ोन किया, भाई तुम लाइट नहीं आ रही, क्या बात है? तो बोला कि भाई हम फोकट में दे रहे थे, आप ज़्यादा ऊंची आवाज़ बात क्यों कर रहे हो, फोकट में आती तो ऐसी आएगी लाइटें। तो क्या है, उनकी मानसिकता ही ऐसी होती है। और वो क्या है, ज़्यादातर जातिवादों पे राजनीति करना, ये आप जब तक जातिवाद की राजनीति से ऊपर नहीं आओगे ना, जब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, जनता का कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको क्या है ना, मोदी साहब ने क्या बोला था कि सबका साथ, सबका विश्वास और सब बेविश्वास, इस तरह की राजनीति करो तो जीवन में आप है ना, आज मोदी साहब जिस स्तर पे पहुंचा, और विश्व में जो डंका बज रहा ना, वो ऐसे ही नहीं बजता है। जो भारत को जिस दिशा में लोग देखते थे, आज जिस दिशा में देखते तो वो मोदी साहब ने छाप बनाई है ना। उन्होंने 18-18 घंटे, 20-20 घंटे गुजरात की जनता के लिए, और पूरे 140 करोड़ की जनता को अगर ना परिवार बनाया, तो उस परिवार को, इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए उतना मेहनत भी कर रहे हैं वो। और हम राजस्थान और गुजरात को छोड़ के ऑल ओवर बात करी जाए, या फिर इंडिया गठबंधन जिस तरह से, और अभी जिस तरह से चुनाव का परिणाम आया,
तो इस बार कहीं ना कहीं जो मुकाबला या फिर जो आने वाला चुनाव वो कांटे की टक्कर मानते हैं, किस हिसाब से आप उस राजनीति में मानते हैं? मैं इसमें ऐसा नहीं मानता हूँ। इसमें क्या है, जब आदमी चोर होते हैं ना तो चारे, मालूम है मेरी बात सुनो, ये गठबंधन दिखावे का गठबंधन, इसमें कारण क्या था, सब चोर थे तो सबको साथ में नहीं आई। कहते हैं ना कि एक गठड़ी नहीं बंधेगी कोई भी चीज़ की, ये क्या है, अपने कर्मों की गठड़ी बांधी है सब लोगों ने, विपक्ष ने अपनी गठबंधनी बांधी, क्योंकि इन्होंने परिवारवाद की राजनीति की, भ्रष्टाचार की राजनीति की, और एक एक परिवार के अंदर सारे एक ही, अभी जैसे राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव देख लो, अखिलेश यादव देख लो, उसके बाद अभी जो भी और भी सरकारें आई है जैसे देखी है मैंने, तो वो सारे के सारे पूरे परिवार में उसी के एमएलए बनते, उसी के सांसद बनते, उसी के प्रधान बनते। तो क्या होता है कि इन्होंने तो फिर अपना इतने साल तक अगर एक ही परिवार का आदमी सांसद एमएलए रहेगा तो भ्रष्टाचार करेगा। तो इसलिए क्या है, इनकी मजबूरी में बने हुए, ये इंडिया गठबंधन नहीं बना, मजबूरी में बना हुआ। दूसरी बात क्या है, इन्होंने भ्रमित बहुत ज़्यादा की। भ्रमित इसलिए किया, आपको लाइट फ्री देंगे, आपको पानी फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनको मालूम हम सत्ता में आने वाले हैं नहीं, तो मेरे को अगर कोई काम नहीं करना तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा ना कि मैं आ रहा हूँ, चल कर दूंगा। लेकिन ये भी जैसे बोला ना कि इन्होंने, अभी आप वाले यहाँ आए थे, हमारे सामने भी चुनाव उन्होंने लड़ा था, तो बोला आपका वेरा बिल माफ़ कर देंगे लाइट। अरे जब तुम पैसे ही, जनता, तो मेरी बात सुनो, आपको विकास चाहिए उसमें। अगर आप मुझे अच्छी चीज़ दोगे, अच्छी सुविधाएं दोगे, तो मैं व्यापार करूंगा, अच्छा मेरे बच्चों को शिक्षा दूंगा, तो भारत विकसित होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि तुम्हारे ऐसा फ्री का देने के लिए, कहते हैं ना, वो केजरीवाल ने रेवड़ी बांटी, अभी रेवड़ी बांट के वो सीधा जेल चला गया। तो पार्टी की, हमारी जो गठबंधन इंडिया मोदी साहब की जो पार्टी है ना, इसमें क्या होता है कि आज जनता को भ्रमित कर लेते हैं लोग, ये लोग। और एक जन भ्रमित, वो तो अलग बात है, ये लोग सारे इकट्ठे होकर के, कहते हैं ना, कुनबा मिलकर के लोगों को भ्रमित किया। और अभी क्या है, मोदी साहब पधारे हैं, आए हैं, तो मैंने बोला ना, भारत की राष्ट्रवाद की बातें होनी चाहिए। ये लोग क्या निजी मुद्दे लेके चलते हैं, निजी मुद्दों में क्या होता है, जनता भ्रमित हो जाती है। मोदी साहब का एक ही है कि भारत मजबूत कैसे हो, राष्ट्र हमारा मजबूत कैसे हो, और हमारे आने वाली पीढ़ी। मोदी साहब 1947, आज से 25 साल पहले का आगे के सोच लिया, और ये तो भारत को 25 साल पीछे ले जाने की बातें सोचते हैं, और होता कुछ नहीं। छोटी छोटी मुद्दे इनके ही बीज बोए हुए हैं। भारत को अगर 70 साल में इन्होंने क्या दिया, मैंने, मेरी यहाँ पता है ना, मैं गुजरात के अंदर आया ना, मैंने कहा ना, भारत 70 साल में क्या दिया, मतलब 70 साल में भारत का विकास क्या था। भारत को तो उस गरीबी रेखा से नीचे देखा जाता था। लेकिन जब भी मोदी साहब जिसने दिन गुजरात का मुख्यमंत्री बने और भारत के जो प्रधानमंत्री बने ना, आज अमेरिका देख लो, चीन देख लो, जापान देख लो, दुनिया, अपना राष्ट्रीय बॉर्डर देख लो। और हमने देखा है ना, मोदी साहब अमित शाह की जोड़ी देख लो आप, क्या क्या कानून नहीं बनाए, क्या क्या नहीं किया। ये बोलते थे कि 370 हटाओगे लाशें पड़ जाएगी, उसके बाद ये खूब कानूनों में बदलाव किया। तो ये क्या होता है कि ये अपने काम करने की और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना होनी चाहिए। इनके राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना नहीं, इनको अपने परिवार के प्रति समर्पित भावना है। इसलिए क्या ना, भारत विकसित नहीं हुआ है। भारत का विकास हुआ जो जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने, तभी से भारत का, आप देख लो, गए 15 सालों 20 साल के अंदर हर क्षेत्र के अंदर प्रॉपर्टियों का भाव देख लो आप, मेरी बात सुनो, आर्थिक क्षेत्र में देख लो, जीडीपी देख लो, सब चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। और इसका कारण क्या है कि जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा ना, मोदी साहब का उद्देश्य क्या है कि कहीं भी भ्रष्टाचार। अब देख लो आप, मेरी बात सुनो, मोदी साहब जो कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इनको जो कह रहे हैं ना कि इनको जेल जा रहे हैं, मोदी साहब वो कर रहे हैं, इनको नहीं कर रहे हैं, तुमने कर्म ही ऐसे किया दिल्ली। और इससे क्या होगा कि अब कोई भी क्राइम, मतलब भ्रष्टाचार करेगा ना, तो उसको मालूम है कि मेरी जगह कहाँ है, जेल में है। तो अब कोई भी अगर आने वाला समय के अंदर अगर कोई भी इस तरह के भ्रष्टाचार के बारे में सोचेगा ना, तो जरूर देखेगा कि मेरी हवालात में जगह है। इसलिए क्या ना, वो भ्रष्टाचार मोदी साहब आने के बाद, और मोदी साहब जब से बने ना, मैंने एक ही पेपर के अंदर कोई हेडलाइन नहीं पढ़ी कि जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, और वो होने भी नहीं देते। और उनके काम करने की, वहाँ जो मैंने मंत्रिमंडल में भी मैंने देखा है उनके काम करने थी, वहाँ काम चाहिए। आप आओगे नहीं, वहाँ तो मैं आपको रोक ना पाऊंगा। कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो काला धन है वो वापस आएगा, तो वो सब भाषणबाजी है, जुमला है। मैं मानता हूँ कोई 100% नहीं, वो सारे कोई भी पार्टी है, अभी तक भ्रष्टाचार कहाँ खत्म होता है बताइए। भ्रष्टाचार खत्म ही नहीं हुआ, भ्रष्टाचार ही कर रहे लोग। मैं बताता हूँ आपको, इसका कारण क्या होता है। भ्रष्टाचार होने के कारण आप 70 साल तक खड्डे इतने कर दिए ना, एकदम से कोई सुधरेगा नहीं। नहीं, पर अब जवाहरलाल नेहरू को थोड़ी ठहराएंगे यार। नहीं, इसमें जवाहरलाल नेहरू, लेकिन अपनी जो पिंडी, अपने तो देखा 70 साल तक। अगर मेरी बात सुनो, मुझे आज आप कोई भी ये चैनल चला रहे हो, इससे पहले अगर कोई दूसरा चैनल चला के अगर वो कुछ गलतियां करके, तो उसका खामियाजा आपको तो नहीं भोगना पड़ेगा ना। इसका कारण क्या होता है कि 70 साल हमारे को 27 2004 में 2014 में मिली है, उसके पहले तो इन लोगों ने किया। तो ये जो हुआ ना, आज विकसित भारत क्यों नहीं हुआ, जीडीपी रेट क्यों नहीं बढ़ी, इसका कारण क्या था, यही लोग हैं। अब बोले साहब कि अभी मेरी बात सुनो, 500 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ इनके जो घोटाले निकलते, 100-200 में तो हजारों करोड़ों में घोटाले निकल रहे हैं उसके। और दूसरी बात क्या है ना कि अभी ये जेल जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इनके कारण भारत का विकसित, मैंने बताया ना, ये परिवारवाद की राजनीति थी, इसलिए भारत विकास नहीं हुआ। इनका परिवारों का विकास जरूर हुआ। अब देख लो आप, सारी देख ही रहा भारत तो।
ठीक है, और आखिर में क्या कहेंगे, जिस तरह से आप अब सूरत में पूरी तरह से व्यापार में, सामाजिक संगठन में जुड़े हैं और राजनीति में बीजेपी में आप अच्छा काम कर रहे हैं, अब आखिर में आप क्या कहेंगे, किस तरह के आपका गोल क्या है, क्या ड्रीम है आपका? मेरा ड्रीम एक ही है कि जिस तरह से मोदी साहब राष्ट्र प्रेम भाषा लेके चल रहे हैं, तो पूरे भारत के जितने भी नागरिक हैं, मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने को भारत राष्ट्र को मजबूत करना। राष्ट्र मजबूत होगा तो अपन सब मजबूत हो जाएंगे। दूसरी बात क्या, सूरत बता नहीं मिनी भारत है, यहाँ सब भाईचारे से रहते, इसी तरह का भाईचारा कायम रखें और सामाजिक क्षेत्र के अंदर एक दूसरे का काम आवे। दूसरी बात, कोई ऐसा काम नहीं करे कि जिससे कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो, किसी गरीब को ठेस नहीं पहुँचे। उससे क्या होता है कि उसकी जो आत्महत्या होती है ना, उसमें दुख होता, ठेस पहुँचती। तो हमारे यहाँ तो क्या ना, जैसे बताया ना पहले कि हमारे यहाँ तो ऐसे गुरु मिले, हमारे पाटिल साहब जैसे, छोटू भाई जैसे, और हमने सीख ली है। तो हमारा तो काम करने की जो पद्धति है, उस तरह से जो ये गुरु माने हुए हैं, उसी रूप में चलते रहें। और रही बात है गुजरात है, तो गुजरात बहुत विकास कर रहा है और करता रहेगा। और जैसे जैसे समय मोदी साहब का कार्यकाल बढ़ रहा है ना, तब तक भारत तो अपनी जो पुरानी ग्रोथ है उसमें लौट के आ रहा है। બિલકુલ, તો હતા નરપતસિંહજી, અને તેમણે બાખૂબી પોતાના સામાજિક સામાજિક સેવાઓ કરી છે, સાથે રાજનીતિની કેટલી રસપ્રદ વાતો કરી। એટલે આવા અનેક વ્યક્તિઓ સાથે આપણે શખ્સિયતમાં વાતો કરતા હોઈએ છીએ, ત્યારે ફરી એકવાર નવા શખ્સિયતમાં નવા વ્યક્તિ સાથે વાત કરીશું। ત્યાં સુધી મને આપશો રજા, આપ જોતા રહો જનાદેશ ન્યૂઝ। નમસ્કાર।